थर्ड और फोर्थ कोलिशन वॉर में नेपोलियन ने अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया था और अब वो पूरे यूरोप का मास्टर बन चुका था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो पहले जरूर देखिए। जैसे हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया कि किस तरह से नेपोलियन ने पूरे यूरोप में अपना सिक्का जमाया और पूरे यूरोप का मास्टर बना। इसके बाद होती है बैटल ऑफ फ्रेडलैंड, जिसमें उनके सारे देशों ने उनके साथ पीस ट्रीटी को साइन किया। वो सब पिछले 4 साल से नेपोलियन से लड़ते जा रहे थे, लेकिन अब नेपोलियन और अलेक्जेंडर उन दोनों ने अपनी दुश्मनी खत्म कर दी थी। दोनों एकदम पक्के दोस्त बन चुके थे। वो दोनों एक साथ खाते, एक साथ हंसते और एक साथ किस करते थे। यहाँ तक कि नेपोलियन ने अपनी वाइफ को ये बोला होगा कि अगर अलेक्जेंडर एक लड़की होता तो मैं उससे शादी कर लेता। इन द एंड उन दोनों ने एमिकेबल एग्रीमेंट किया। रशिया को शायद ही कोई नुकसान हुआ होगा। इसके बदले में उन्होंने फ्रांस को ज्वाइन किया यूके के खिलाफ और स्वीडन को इन्वेड करना शुरू कर दिया। इसके बाद फेडरिक थर्ड को साइडलाइन कर दिया गया और उसकी जगह दी गई अलेक्जेंडर को। अब पूरे फ्रांस में सिर्फ रशिया के बारे में ही बातें होने लगी। रशिया भी नेपोलियन के अंडर आ चुका था। अब पूरे यूरोप में सिर्फ एक ही देश था, वो था यूके, जो नेपोलियन के खिलाफ खड़ा हुआ था। और इसी बात का खतरा था नेपोलियन को, क्योंकि यूके कंटिन्यूसली नेपोलियन के एनिमीज को फंडिंग दे रहा था उसके खिलाफ जंग करने के लिए, और खुद की नेवी को भी ज्यादा मजबूत बना रहा था उस पैसे से जो वो इंडिया से चुरा रहा था। ये सब कुछ होते हुए नेपोलियन देख रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। यूके फ्रांस से बहुत दूर समुद्र के दूसरे किनारे पर था। तब नेपोलियन ने सोचा कि क्या हुआ अगर मैं तुम लोगों के साथ बैटल ग्राउंड में वॉर नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों से पैसे की वॉर करूंगा और तुम लोगों से ज्यादा अमीर बनूंगा। फिर 1806 में कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू किया गया, जिसके बाद यूके से ट्रेड टोटली बंद कर दिया गया। जो भी देश नेपोलियन के अंडर में था वो यूके से किसी भी तरह की ट्रेड नहीं करेगा, और पूरे यूरोप में कोई भी ऐसा देश या कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो नेपोलियन को समझा सके और ये ब्लॉकेड हटवा सके। ट्रेड को ब्लॉक करने के बाद यूके की इकोनॉमी गिरने लगी, जिसके बाद गुस्से में यूके ने कोपेनहेगन में वॉर की और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने यूके के साथ ट्रेड करना शुरू किया। नेपोलियन के प्रेशर की वजह से डेनिश ने भी नेपोलियन से समझौता किया और वॉर को खत्म कर दिया, लेकिन यूके से ट्रेड को ब्लॉक करने की वजह से पूरा यूरोप सफर कर रहा था। यूरोप का मेजर ट्रेड पार्टनर यूके था और यूके से ही यूरोप ट्रेड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनकी इकोनॉमी गिरने लगी थी। पोर्तुगाल ने नेपोलियन की बात मानने से मना किया और यूके से ट्रेड स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद नेपोलियन ने गुस्से में अपनी आर्मी भेजी और पोर्तुगाल को इन्वेड कर लिया। और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो नेपोलियन के इस फैसले से खुश नहीं थी और उसको खत्म करने के रास्ते ढूंढ रही थी, जैसे कि स्पेन। वो ये रास्ता ढूंढ रहा था कि किस तरह से मैं नेपोलियन की अलाइंस से बाहर निकलूं और दोबारा से यूके के साथ ट्रेड स्टार्ट कर सकूं। जब नेपोलियन को इस बात के बारे में पता चला तो उसने स्पेन की रॉयल फैमिली को अपने पास बुलाया और उनको गद्दी से हटा दिया, जिसके बाद स्पेन की राजगद्दी का जो किंग था वो बनाया गया नेपोलियन के भाई को, और स्पेन की जनता को फोर्स किया गया कि वो उसको किंग माने। ये सब होता देखकर स्पेन की जनता का दिमाग खराब हो गया और उन्होंने बगावत कर दी। इसके बाद बहुत सारे फ्रेंच सिपाहियों को मारा गया। अब आर्मी चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर पूरा देश एक साथ लड़ेगा तो आर्मी कहाँ टिकने वाली है। यही हुआ फ्रेंच आर्मी के साथ स्पेन में। उन्होंने फ्रेंच आर्मी को स्पेन से भगा दिया। यूके ने इस बात का फायदा उठाया और अपनी आर्मी को स्पेन में भेज दिया। इसके बाद नेपोलियन खुद स्पेन में गया और बहुत सारी जगहों को वापस इन्वेड किया गया, लेकिन तब तक दूसरी जगहों पर भी वॉर शुरू हो चुकी थी जहां नेपोलियन की जरूरत ज्यादा थी। यूके ने ऑस्ट्रिया को फिर से फंडिंग दी नेपोलियन के खिलाफ दोबारा से वॉर स्टार्ट करने के लिए। हालांकि वो पहले 3 बार हार चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चौथी बार अपने लक को आजमाया। वो कहते हैं ना कि इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। उन्होंने चौथी बार नेपोलियन के खिलाफ वॉर स्टार्ट की और फिर से हार गए। नेपोलियन ने उनको सिर्फ 4 महीने में हरा दिया, लेकिन नेपोलियन की जीत इस बार उसे बहुत महंगी पड़ी। वो इसलिए क्योंकि नेपोलियन की जो आर्मी थी वो स्पेन में बिजी थी, इसलिए नेपोलियन को फ्रेशर्स के साथ आर्मी बनानी पड़ी और ऑस्ट्रिया से लड़ना पड़ा, जिससे वो वॉर तो जीत गए लेकिन उनको नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। उनके बहुत सारे सिपाही मारे गए, जिसके बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया से ट्रीटी साइन की और उसकी लड़की से भी शादी की। हालांकि नेपोलियन की वाइफ थी, लेकिन अपनी अलाई को और मजबूत बनाए रखने के लिए उसने ऑस्ट्रिया के राजा की लड़की से शादी की। अब पूरे यूरोप में बहुत कुछ चल रहा था। एक तो यूके ट्रेड ब्लॉक किया हुआ था और स्पेन में वॉर चल रही थी। ऑस्ट्रिया से अभी नेपोलियन ने वॉर की थी, जिसमें उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान
नुकसान हुआ था। अभी तक नेपोलियन सारी वॉर्स जीत रहा था और सबसे ऊपर तख्त पर बैठा था। अब इसके बाद नेपोलियन की वॉर होती है रशिया से और उस वॉर का कारण था यूके ट्रेड ब्लॉकेड। नेपोलियन के यूके ट्रेड ब्लॉकेड से रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, जिसके बाद रशिया ने दोबारा से यूके से ट्रेड करना शुरू कर दिया था। ये खबर नेपोलियन तक पहुंचते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने पूरे यूरोप से अपनी आर्मी को इकट्ठा किया और रशिया को इन्वेड करने चल दिया। तब रशिया ने प्लान बनाया कि हम नेपोलियन से लड़ेंगे ही नहीं, जब नेपोलियन आएगा तो हम भागेंगे, क्योंकि नेपोलियन कोई भी वॉर नहीं हारता था और उसकी टैक्टिक थी स्पीड। वो जल्दी से वॉर को खत्म कर देता था। तब रशिया ने सोचा कि जल्दी से पीछे हटो और पूरे लैंड को बर्बाद कर दो, ताकि नेपोलियन की आर्मी के पास कुछ भी न बचे सरवाइव करने को। नेपोलियन की जो आर्मी थी उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि वो रास्ते में से जो भी मिलता था उसे ही खाकर गुजारा कर लेती थी। और यही प्लान बनाया रशिया ने कि जब वो पीछे हटेंगे तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे, ताकि उसकी आर्मी को कुछ भी ना मिले और उनको थोड़े दिनों बाद खुद का खाना मंगवाना पड़े, जिससे उनकी स्पीड को कम किया जा सकता होगा। और जब उनकी स्पीड को कम किया जा सकेगा तो हमें ज्यादा टाइम मिलेगा सोचने के लिए, और क्या पता हम कुछ ऐसा सोच लें जो नेपोलियन को हराने में मदद कर दे। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि नेपोलियन की आर्मी को भूखा मारने का प्लान था और नेपोलियन की स्पीड को कम करने का प्लान था। अब जब नेपोलियन ने इन्वेड शुरू किया तो उसके जो लोग थे वो हीट वेव से, भूख से और बीमारी से मरने लगे। उनका खाना भी खत्म हो चुका था, जो बार बार फ्रांस से मंगवाया जा रहा था। कहते हैं जब तक वो मॉस्को पहुंचे थे तब तक उनके पास सिर्फ 1.5 लाख तक की सेना बची थी। 1812 में हुई बैटल ऑफ बोरोडिनो रशिया ने फर्स्ट टाइम नेपोलियन को फेस किया था। इस बैटल में 40,000 रशियन और 30,000 फ्रेंच मारे गए थे, जिसके बाद नेपोलियन का ऑफिशियली कब्जा हो चुका था मॉस्को पर। लेकिन रशिया ने नेपोलियन के मॉस्को पहुंचने से पहले ही वहां सब कुछ बर्बाद कर दिया, और जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचा तो उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। इस तरह से नेपोलियन ये वॉर जीत कर भी हार गया। नेपोलियन ने वहां पर महीनों इंतजार किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। थोड़े दिनों बाद विंटर शुरू हो गए और फ्रेंच सिपाही वहां पर भूखमरी से और ठंड में मरने लगे, जिसके बाद नेपोलियन ने ये फैसला किया कि वो वापस चला जाएगा। अब जब नेपोलियन अपनी सेना के साथ वापस चल दिया तो रशियंस ने उन पर छोटे छोटे अटैक करने शुरू कर दिए, उनको परेशान करने लगे, जिससे फ्रेंच आर्मी और भी ज्यादा कम होने लगी। इसके अलावा लोग भूख, बीमारी और ठंड से भी मर रहे थे। इसके बाद एक समय ऐसा आया जब रशियंस ने नेपोलियन को मारने के लिए चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन नेपोलियन उन सबको चकमा देकर वहां से भाग गया। जब रशियंस को ये बात पता चली कि नेपोलियन भाग चुका है तो उन्होंने गुस्से में उस ब्रिज को ही जला दिया, जिससे हजारों सैनिक मारे गए। इस पूरी वॉर का कंक्लूजन ये निकला कि फ्रेंच आर्मी 6.5 लाख से भी ज्यादा सैनिक लेकर रशिया में गई थी, लेकिन जब वो वहां से वापस आए तो उनकी संख्या 1 लाख से भी कम थी। अब नेपोलियन की जो आर्मी थी वो टूट चुकी थी और इस बात की भनक बाकी सभी देशों को लग चुकी थी। फिर रशिया ने प्रशिया से अलाई की और नेपोलियन की ट्रीटी को तोड़ दिया। इन सब के बीच ऑस्ट्रिया ने खुद को न्यूट्रल रखा। स्वीडन ने भी नेपोलियन का साथ छोड़ दिया था, वही स्वीडन जिसको नेपोलियन के ओल्ड मार्शल चला रहे थे। ये सब होता देखकर नेपोलियन ने वॉर ऑफ 6 कोलिशन स्टार्ट किया। अब सभी देशों ने अपनी आर्मी को अपडेट कर दिया था और यूके ने खूब पैसा दिया सभी देशों को नेपोलियन के खिलाफ वॉर स्टार्ट करने के लिए, और सभी देशों की अलाई पोलैंड और जर्मनी को इन्वेड कर चुकी थी। अब नेपोलियन को बहुत जल्दी एक नई आर्मी चाहिए थी, तो उसने जल्दी से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब उसकी आर्मी में ज्यादातर टीनेजर थे जिनको लड़ना नहीं आता था। अब 1813 में वॉर हुई, जिसके बाद नेपोलियन ने सभी अलाई देशों की आर्मी को हरा दिया, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं कि वो सब देश अपनी आर्मीज को लेकर वापस चले जाएं। अभी नेपोलियन के पास रिसोर्सेज की भी कमी थी, जैसे कि गन और हॉर्सेस, ताकि उसकी आर्मी ज्यादा स्पीड से और ज्यादा दूर तक अटैक कर सके। नेपोलियन को थोड़ा कमजोर होता देखकर ऑस्ट्रिया ने भी दुश्मन देशों से अलाई बना ली थी। अब उन सब देशों ने प्लान बनाया कि कोई भी नेपोलियन से डायरेक्ट वॉर नहीं करेगा। अगर नेपोलियन कहीं पर होगा तो वो वहां उससे वॉर नहीं करेंगे, वो उसके मार्शल्स को हराएंगे। ये प्लान काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा, जिसके बाद फ्रेंच आर्मी बहुत बुरी तरह से हारी। ये सब होता देखकर नेपोलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और इसके बाद होता है बैटल ऑफ लिप्जी। फ्रेंच आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया गया था और सभी देश उन पर चारों तरफ से वार कर रहे थे। इस बैटल को बैटल ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग फ्रेंच आर्मी में ऐसे थे जिनको जब ये दिखा कि नेपोलियन हारने वाला है, उन्होंने अपनी साइड बदल ली। ये सब होता देखकर नेपोलियन ने पीछे हटना ही सही समझा। उनकी पूरी सेना को एक नदी पार करनी थी, तो उन्होंने अपने एक सिपाही को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जब हम रिवर क्रॉस कर लेंगे तब तुम ब्रिज को उड़ा देना। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन उससे समझने में थोड़ी सी गलती हुई। वो ब्रिज
सीज को पहले ही ब्लास्ट कर दिया गया, जिससे हजारों सैनिकों को कैप्चर कर लिया गया। अब नेपोलियन के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। बैटल ऑफ विटोरिया होने के बाद नेपोलियन ने स्पेन भी खो दिया था, इटली भी दुश्मन देशों से मिल चुका था और जर्मनी भी उनके खिलाफ हो चुका था, और इस तरह सभी देश नेपोलियन के खिलाफ हो चुके थे। इसके बाद नेपोलियन ने अपनी फेमस कैंपेन स्टार्ट की, डिफेंड द होमलैंड, मतलब अपने घर को बचाओ, अपने देश को बचाओ। इसके बाद जब दुश्मन देश उनके देश में एंटर होने लगे तो उन्होंने अपनी एक सेना बनाई जो बहुत स्पीड से अटैक करती थी। इसके बाद 6 दिनों तक उन्होंने जंग लड़ी और उन्होंने बहुत सारे दुश्मन देशों के सिपाहियों को मारा और पूरी वॉर में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को शो किया। अब यहाँ पर एक इशू था, जहाँ पर भी नेपोलियन होता था वहाँ पर तो वो लोग वॉर जीत जाते थे, लेकिन दूसरी जगह पर वो लोग वॉर हार जाते थे। इस तरह धीरे धीरे सभी दुश्मन देशों की जो आर्मी थी वो पेरिस तक पहुँचने वाली थी, और अलाय देशों की आर्मी जब पेरिस पहुंची तो हैरानी की बात ये थी कि लोगों ने उनका विरोध नहीं किया बल्कि उनका स्वागत किया, क्योंकि सब लोग लड़ते लड़ते थक चुके थे। इसके बाद नेपोलियन ने हार मान ली, क्योंकि उसकी सेना भी थक चुकी थी और उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। तो सेना के बिना किंग क्या ही करेगा। अब फ्रांस का राजा बनाया गया ओल्ड किंग लुइस द 16 के भाई को, जिससे सबको ऐसा लगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं। इसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर एक छोटे से आइलैंड एल्बा पर भेज दिया गया। ये सब होता देखकर नेपोलियन ने पॉइजन खाकर खुद को मारना चाहा, जो वो हमेशा से अपने साथ रखता था, लेकिन शायद उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, जिससे उसको थोड़ा सा पेट दर्द हुआ और दस्त लगे होंगे बस, जिससे वो मरा नहीं। इसके बाद यूके ने उसको एल्बा आइलैंड पर भेज दिया। उनको वहाँ का राजा बनाया गया और उसकी सारी जिम्मेदारी उनको दी गई। वो इंसान जो एक टाइम पर पूरे यूरोप का मास्टर था, आज एक छोटे से आइलैंड पर बैठा था। इसके बाद नेपोलियन ने डिसाइड किया कि वो वापस फ्रांस जाएगा और अपनी जगह वापस लेगा। वो अपने साथ 1000 लोगों को लेकर गया और फ्रांस के पेरिस शहर की तरफ चल दिया। फ्रांस से नेपोलियन के जाने के बाद वहाँ के लोग बहुत खुश थे और ऐसी आशा कर रहे थे कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा और उनके दिन अच्छे आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर राजशाही वापस आ चुकी थी। लोगों की हालत फिर से पहले जैसी हो चुकी थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थी, और वो फिर से एक बार फ्रेंच रेवोल्यूशन की मांग कर रहे थे। इतने में फिर से एंट्री होती है नेपोलियन की। राजा को जब इस बात का पता चलता है कि नेपोलियन पेरिस शहर की तरफ वापस आ रहा है अपनी 1000 लोगों की सेना लेकर, तब उसने अपने 1 लाख सैनिकों को भेजा नेपोलियन को कैप्चर करने के लिए। लेकिन वो सारे 1 लाख सिपाही नेपोलियन की ही तरफ हो गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे, लॉन्ग लिव द एम्परर। इस बात का पता चलते ही राजा पेरिस छोड़कर भाग गया। इस बार सभी देशों ने वॉर डिक्लेयर की, लेकिन वो वॉर फ्रांस के खिलाफ डिक्लेयर नहीं की, उन सब ने वो वॉर डिक्लेयर की नेपोलियन के खिलाफ। अब वॉर दोबारा से स्टार्ट हो चुकी थी। नेपोलियन ने स्ट्रेटेजी बनाई कि वो 2 टुकड़ियां लेकर जाएंगे और बहुत तेजी से अटैक करेंगे, और अगर उन्होंने यूके की आर्मी को हरा दिया तो बाकी देशों पर दबाव बनाया जा सकेगा ट्रीटी साइन करने के लिए। जिसके बाद फेमस बैटल ऑफ वॉरलू हुई, जिसमें नेपोलियन की बहुत बुरी हार हुई थी। इसके बाद नेपोलियन को बंदी बनाकर बहुत दूर अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड था सेंट हेलेना, उस पर भेजा गया। इस आइलैंड पर 2000 से ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर को तैनात किया गया और 2 सबमरीन हमेशा उसके चारों तरफ घूमती रहती थी, ताकि नेपोलियन दोबारा से वहां से भाग ना जाए और वापस से फ्रांस में ना आ जाए। नेपोलियन जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल और अनडिफीटेड इंसान था, आज वो हार कर एक छोटे से आइलैंड पर बैठा था। नेपोलियन की डेथ एज 51 में हुई थी, जिसका रीजन बताया जाता है स्टमक कैंसर, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनको जहर दिया गया था। मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को 10 कफिन्स में बंद किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं ये यहाँ से भी वापस ना आ जाए। भले ही नेपोलियन हार गया था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे यूरोप पर पड़ा था और उस इम्पैक्ट को बदला नहीं जा सकता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन सभी देशों में फैल चुका था और अब सभी देशों की जो जनता थी उनको राजशाही नहीं चाहिए थी। इसके साथ साथ फ्रांस में आज भी नेपोलियनिक कोड यूज किया जाता है। हिस्ट्री के सबसे ग्रेट लीडर्स में नेपोलियन का नाम सबसे टॉप पर रहता है, क्योंकि ये लास्ट लीडर थे जिन्होंने वॉर और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ की थी। आजकल के नेता एसी रूम में बैठकर सिर्फ ऑर्डर देते हैं, उनको पिस्तौल पकड़ना भी नहीं आता। खैर छोड़ो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।